नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन कक्षा 6 यानी छठी क्लास की जो सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है उसमें 14वां अध्याय उसका अध्ययन करेंगे, जो अपने रीड सिलेबस में जोड़ा गया है। वैसे आपसे कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए राजस्थान की, उसमें भी इससे पाठ से संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं। देखिए, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, उनका अपन ध्यान ही नहीं देते हैं, बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। तो पाठ का आज का अपना शीर्षक है स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी। यानी अपना जो स्वशासन है गांव और शहरों का किस प्रकार का है उसका अध्ययन करेंगे। एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। देखिए, स्थानीय स्तर पर विकास के लिए कौन कौन से कार्य होने चाहिए, उनकी जानकारी सबसे अधिक वहाँ रहने वाले लोगों को ही होती है। यानी अपने आसपास में क्या क्षेत्र, क्या कमी हो रही है, अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है, उसकी जानकारी तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को ही होती है। आपके गांव या फिर शहर की समस्याओं और ज़रूरतों को आपसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। यानी अपने जो अपने वार्ड में, अपने गांव में, अपने शहर में समस्या होगी, उसको अपन से ज़्यादा और कौन समझ सकता है। तो आपके गांव या फिर शहर के आसपास के कौन से साधन इन समस्याओं के हल में मदद कर सकते हैं, यानी किस किस सुविधा के माध्यम से अपन इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, कैसे में हमारी समस्याएं सुल सोल्व हो सकते हैं, हल हो सकता है समस्याओं का, यह भी स्थानीय लोग ही जानते हैं। अतः समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय लोग योजना बनाकर और सरकार की मदद लेकर के उसे क्रियान्वित करें। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो एक योजना बनाते हैं कि ये जो समस्या है, जैसे मानो कि अपने गांव में पानी की समस्या है, तो गांव के रहने वाले लोग पानी की समस्या को लेकर के एक योजना बनाएंगे और फिर सरकार से मदद लेकर के उसको क्रियान्वित करेंगे, यानी उस समस्या को आगे बढ़ाएंगे कि इस प्रकार से हमारी समस्या है वो समस्या उसका हल हो जाएगा, एक योजना बना करके। और इस योजना को आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे, जिससे कि सरकार या फिर अपने गांव स्तर में सरपंच वगैरह है, जिला प्रमुख है, उनसे अपन मदद ले सकेंगे और इसमें सफलता की संभावना ज़्यादा रहती है। स्थानीय स्वशासन यही काम करता है। विकास के नियोजन और उसकी क्रियान्वित में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है। यानी स्थानीय लोग जब तक समस्या को सामने नहीं लाएंगे, समस्या का समाधान नहीं चाहेंगे, तो वो समस्या कभी भी समाप्त नहीं होगी। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रभावी उपाय है। स्थानीय जो स्वशासन है वही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभावी उपाय है। विकेंद्रीकरण का मतलब है शीर्ष पर एक व्यक्ति होता है, वो अपने नीचे और लोगों को छोड़ता है, फिर उन लोगों के नीचे और लोग होते हैं, ऐसे ऐसे मतलब गाँव तक ये सारी एक कड़ी के रूप में जुड़ी रहती है। नागरिक सुविधाएं जैसे पेयजल की आपूर्ति है, सड़कों पर रोशनी है, सड़कों और नालियों का निर्माण। यानी अपने गांव में, अपने शहर में, अपने वार्ड में यही समस्याएं होती हैं, या तो पेयजल की आपूर्ति समय पर नहीं हो पाती है, या फिर सड़कों पर रोशनी नहीं हो पाती है, या फिर गांव में सड़क नहीं हो पाती है, या फिर सड़कों की दोनों ओर नालियों का निर्माण नहीं हो पाता है, या फिर उन नालियों की सफाई, या फिर अपने मोहल्ले में, अपने गांव में शिक्षा या फिर कोई छोटा उप स्वास्थ्य केंद्र है, चिकित्सा आदि कार्यों को करने के लिए स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों की भागीदारी से योजना बना करके क्रियान्वयन करना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। यानी अपने आस पड़ोस में जो भी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं को अपन पहले उनकी योजना बनाते हैं और उन योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं और सरकार के समक्ष अपन अपनी समस्याओं को रखते हैं। तो ऐसी योजना बना करके उनको आगे बढ़ाना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। विभिन्न स्तरों पर स्वशासन का स्वरूप अलग अलग है, यानी विभिन्न स्तरें वहाँ पर स्वशासन का स्वरूप है वो अलग अलग होता है। ग्रामीण और नगरीय स्वशासन का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है, यानी दोनों में थोड़ा फर्क है। शहर गांव की तुलना में बड़े होते हैं, यानी शहर होता है वो बड़ा होता है, उसमें वार्ड बने हुए थे, उनकी जनसंख्या भी अधिक होती है। अतः शहरों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिक धन और श्रम की आवश्यकता होती है। यानी शहरों की जो समस्याएं होती हैं उनको निपटाने के लिए अधिक पैसा चाहिए होता है, अधिक परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। उनकी समस्याएं भी गाँव में उनकी समस्याएं भी गाँव से अलग होती हैं। संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत राज व्यवस्था तथा 76वें संवैधानिक संशोधन, यहाँ से दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के विकास और पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। तो 73वें संवैधानिक संशोधन। 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार शहरी क्षेत्रों में नगरीय यानी नगरपालिका, नगरीय स्वशासन और अधिक सशक्त बनाया गया, उनको बहुत ही सुदृढ़ रूप दिया गया है। अब हम भारत की पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं भारत में पंचायत राज व्यवस्था कैसा है। पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिक भागीदारी दर्ज कराने और स्थानीय विकास के लिए हमारे देश में
पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। यानी हमारे देश में गाँव को अधिक विकसित करने के लिए, उनको विकास प्रदान करने के लिए, उनकी विकास की गति को रफ्तार देने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। गाँव के स्तर पर मौजूदा स्थानीय शासन को पंचायती राज नाम से जाना जाता है। यानी गाँव के स्तर जो मौजूदा स्थानीय स्वशासन है उसको पंचायती राज नाम से जानते हैं। जैसे गाँव में सरपंच वगैरह बनता है, जिला परिषद में प्रधान बनता है, पंचायत समिति में प्रधान बनता है, जिला परिषद में जिला प्रमुख बनता है। ऐसे स्वतंत्रता के बाद में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगद्री गांव में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। कम से कम 1000 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगद्री गाँव में हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देश की ग्रामीण जनता सरकार के कार्यों में भाग लेती है। ग्रामीण जनता की ही भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से शुरू होती है। इसके बाद ग्राम सभा की बैठकों में सम्मिलित होने, निर्णय लेने और अपना सहयोग देने तथा जन सुविधाओं और सार्वजनिक स्थानों की सामूहिक देखरेख करने तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान करने जैसे सभी क्षेत्रों में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। तो ग्रामीण स्वशासन त्रिस्तरीय संरचना है। ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ था, परंतु संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य वो आंध्र प्रदेश है। इस बात का भी ध्यान रखना। और पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की होती है, त्रिस्तरीय, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ग्राम पंचायत में क्या होता है, सरपंच होता है। पंचायत समिति में क्या होता है, जिला का प्रधान होता है पंचायत समिति का, और जिला परिषद में जिला प्रमुख होता है। सबसे पहले हम गाँव की ग्राम पंचायत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गांव की ग्राम पंचायत का क्या होता है, गठन होता है। दूसरे स्तर पर विकास खंड यानी पंचायत समिति होती है और तीसरे स्तर पर जिला परिषद का गठन होता है। मैंने आपको तीनों बात बता दी हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच होगा प्रमुख, और विकास खंड स्तर पर होगा पंचायत समिति में प्रधान होगा, और जिला परिषद जो स्तर होता है उसमें जिला प्रमुख होगा। आइए अब हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण स्वशासन की विभिन्न संस्थाओं और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। ये देखो, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, आप तीनों अच्छे से देख रहे हो ना। यहाँ का प्रमुख होगा, यहाँ का प्रधान होगा और यहाँ का सरपंच होगा, ठीक है। और ये भी देख सकते हो, ये जिला परिषद, जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान, ग्राम पंचायत सरपंच, देख रहे हो ना। अब देखो ग्राम पंचायत क्या होती है। सबसे पहले अपन वार्ड से चलते हैं। वार्ड सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई। पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत में सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, तो वार्ड सभा होती है। वार्ड होता ना, वो सबसे छोटी इकाई होता है गांव की पंचायत की। एक गांव पंचायत में जितने वार्ड, पंचों की संख्या निर्धारित होती है, यानी जितने वार्ड होते हैं उतने ही पंच होते हैं। उस ग्राम पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बांटा जाता है। यानी एक गांव पंचायत है और उसमें ये देखो, आपने गांव का वैसे मतलब ये नक्शा दिखा रखा आपको, और इसमें कितने वार्ड हैं वो एक जनसंख्या पर आधारित होते हैं। वैसे तो देखो, 1 वार्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कम से कम 15 वार्ड इसमें दिखाए गए हैं। ये नजरी नक्शा होता है ग्राम पंचायत का, ठीक है। तो ग्राम पंचायत क्षेत्रों को उतने भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग में को एक वार्ड कहा जाता है। प्रत्येक भाग का एक वार्ड कहा जाता है और उस वार्ड के समस्त वेशक मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, जो वोट दे सकते हैं। जो वेशक महिला और पुरुष मतदान अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि मतलब एक पंच को चुनते हैं, जो उस वार्ड का पंच कहलाता है। ये पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत के वार्ड से जो वेशक महिला और पुरुष मतदान देकर के जो प्रतिनिधि चुनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर पंच ऑप्शन होगा, वो सही होगा। कभी सरपंच मत कर देना, ये पंच कहलाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की सभा को वार्ड सभा कहते हैं और वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच के द्वारा ही की जाती है। वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड के विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं कि वार्ड में हमारे पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, वो सारी योजनाएं बनती हैं और उनको लागू करवाने के लिए ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं। यानी गाँव पंचायत होती है, जो सरपंच होता है उसके पास भेजे जाते हैं और ग्राम पंचायत की स्वीकृति से यह प्रस्ताव क्रियान्वित यानी आगे बढ़ती है योजना। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। ये आप नक्शा आप देख ही रहे हो। ये जो नजरी नक्शा है, ये देखिए दोस्तों, कहाँ का है, समरेड़ कला पंचायत समिति जम्मू आरामगढ़ जयपुर का एक नजरी नक्शा आपने को समझाने के लिए दिया है। ऐसा ही अपनी पंचायत का नक्शा होता है। अब आगे देखिए, वार्ड सभा उस वार्ड से संबंधित लोक उपयोगी सेवाओं जैसे सामुदायिक नल, कुएं, सफाई के कूड़ेदान आदि के लिए
स्थानों का सुझाव देना, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास व पोषण के कार्यों को बढ़ावा देने जैसे कार्य करती है। वार्ड सभा होती है ना, वो सारे कार्य होते हैं जैसे अपन ने पीछे चर्चा की थी, जैसे लाइट है, बिजली है, पानी है, उन सभी के। इसी प्रकार सामुदायिक जो नल होते हैं, कुएं होते हैं, उनकी सफाई वगैरह, कूड़ेदानों की व्यवस्था करना, ये सारे सुझाव देना, और साक्षरता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बाल विकास, पोषण के कार्य, इन सभी को आगे बढ़ाना ही इसका मुख्य कार्य होता है। अब देखिए ग्राम सभा। अच्छा, बहुत अच्छा ध्यान से समझिएगा। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा किसे कहते हैं? किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज जो मतदाता जितने भी वयस्क स्त्री और पुरुष होते हैं, उनकी सभा ही ग्राम सभा कहलाती है। अर्थात गांव का कोई भी ऐसा स्त्री पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो, जिसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। यानी सभी वयस्क ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम विकास की सभी योजनाएं ग्राम सभा की बैठक में बनाई जाती हैं और उनकी क्रियान्वयन ग्राम पंचायत करती है। क्रियान्वयन का मूल्यांकन भी ग्राम सभा ही करती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह के बाद अर्थात वर्ष में 4 होती हैं। यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा की बैठकें कितनी होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह के अंतराल में यानी वर्ष में 4 बार होती हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम सभा की बैठकें कितनी महीने में कितनी होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 महीनों में एक ग्राम सभा की बैठक होती है और वर्ष में 4 बैठकें होती हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए ग्राम पंचायत। किसी भी बड़े गांव में या फिर आसपास के कुछ छोटे गांवों को मिलाकर, या तो एक पूरा गांव होता है, काफ़ी बड़ा गांव होता है, उसी एक गांव की ग्राम पंचायत बन सकती है, या फिर छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनको मिलाकर के एक ग्राम पंचायत होती है, वो बनाई जाती है। यानी ग्राम पंचायत का गठन है वो पास अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे गाँवों को मिलाकर के किया जाता है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है, वार्ड का मुखिया पंच कहलाता है, तथा उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वार्ड पंच उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं? जो वार्ड के सदस्य चुने जाते हैं ना, जो पंच होते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है, यानी उसका प्रत्यक्ष मतदान से चुनाव किया जाता है। सभी वार्ड पंच अपने में ही किसी एक वार्ड पंच को उप सरपंच चुन लेते हैं, यानी पंचों में से एक उप सरपंच होता है। ग्राम पंचायत की बैठक माह में 2 बार आयोजित की जाती है। पूछा जा सकता है ग्राम पंचायत की बैठकें माह में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? 2 बार आयोजित की जाती हैं। इस बैठक में गांव के विकास की योजनाओं को बनाने, उसे क्रियान्वित करने और अन्य आवश्यक मुद्दों पर चर्चा व निर्णय लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों को क्रियान्वित के लिए ग्राम पंचायत के सरकारी कर्मचारी होते हैं और उन्हें ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी भी कहा जाता है। यानी ग्राम सेवक होता है वो सरकारी अधिकारी होता है और राजनीतिक रूप से सरपंच होता है। आगे बात समझ में। ग्राम पंचायत के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए ग्राम पंचायत के सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, इनमें एक ग्राम सेवक पदेन होता है, यानी मुख्य ये होता है। ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से होते हैं? यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत का कार्य शुद्ध और स्वच्छ पेयजल, सफाई और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश आदि की व्यवस्था करवाना, सड़कें, नालियाँ, विद्यालय भवन आदि का निर्माण करवाना, महात्मा गांधी नरेगा यानी मनरेगा जो है आदि रोजगार योजनाओं का संचालन करना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीयन करना, गांव में लगने वाले मेले, उत्सव व हाट बाजार तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना, नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन करना, वृक्षारोपण करना, बंजर भूमि व चरगाहों का विकास करना, ये ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य होते हैं। इनमें से अपने से पूछ सकता है कि कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य है या नहीं है, ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इन कार्यों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के निर्देश अनुसार ग्राम विकास के कार्यों को करना, इन सब कार्यों के लिए ग्राम पंचायत सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। यानी ग्राम पंचायत को सरकार से अनुदान राशि मिलती है, ये जो कार्य करती है, तो उसे कर, शुल्क और जुर्माना द्वारा भी आय प्राप्त होती है। यानी कर से भी आय प्राप्त होती है सरपंच को, और शुल्क से प्राप्त होती है, जुर्माना भी लग सकता है। जन सहयोग ऋण के द्वारा भी धन जुटाया जा सकता है। अब आगे देखिए ग्राम सचिवालय। ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह में 5, 12, 20 और 27 तारीख को ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी जैसे ग्राम सेवक हैं, पटवारी है, कृषि पर्यवेक्षक है, एएनएम है और हैंड पंप मिस्त्री है आदि
दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय में उपस्थित रहते हैं। ये कर्मचारी सरपंच की अध्यक्षता में गाँव के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। इस प्रकार इन तारीखों में लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होकर के अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। ये महीने की मुख्य तारीखें हैं, 5, 12, 20 और 27 तारीख को है। मुख्य कर्मचारी कौन होंगे? देखिए, ग्राम सेवक मुख्य होता है, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और एएनएम जो नर्स होती हैं, या जीएनएम, या फिर हेड पंप मिस्त्री यानी पानी की समस्या का समाधान करने के लिए ये सारे मुख्यालय पर उपस्थित होते हैं। इनके माध्यम से सरपंच के द्वारा अपने कार्य हैं वो गांव के लोग हैं वो करवा सकते हैं। आशा करता हूं कि ग्राम पंचायत से संबंधित सभी समस्याएं आपकी सोल्व हो गई होंगी कि कब कब क्या क्या बैठकें होती है, कौन सरपंच बनता है, कैसे कैसे उनका चुनाव होता है। अब पंचायत समिति की चर्चा करेंगे। देखो, ठीक है, हमारे राजस्थान राज्य के विकास की दृष्टि से 33 जिलों में विभाजित किया गया। अपने जिले कितने हैं? 33 है। प्रत्येक जिले को विकास खंडों में बांटा गया, यानी तहसीलों में बांटा गया। राज्य के प्रत्येक विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है। विकास खंड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति का गठन होता है, यानी ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक पंचायत समिति बनती है। पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्रों को वार्ड में विभाजित किया जाता है। वही ग्राम पंचायत वाली सी बात है। फिर यहाँ पर जो वार्ड होंगे वो दो दो पंचायतों को मिलाकर के एक एक वार्ड बनाया जाता है। पंचायत समिति तब बनती है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो पंचायत समिति का सदस्य होता है, जिसको अपन ब्लॉक मेंबर बोलते हैं। ये सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को प्रधान और एक सदस्य को उप प्रधान के रूप में निर्वाचित करते हैं और उनके साथ पंचायत समिति के क्षेत्र में विधानसभा सदस्य और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। यानी एक वहाँ का विधायक होगा और सारे जो ब्लॉक मेंबर सदस्य चुनते हैं वो सारे सदस्य होंगे, और पंचायतों के जो सरपंच होते हैं वो भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न कि निम्न में से कौन पंचायत समिति का सदस्य है या नहीं है। तो अगला दे देगा कि वहाँ के जो प्रत्येक पंचायत समिति है उसके वार्डों से चुना गया एक एक सदस्य, और ग्राम पंचायतों के सरपंच, वहाँ का विधायक एक अन्य नाम दे देगा अपन को। तो इस प्रकार से 2-3 बातें अपन को याद रखनी है कि प्रत्येक पंचायत समिति वार्डों में विभाजित होती है। मतदाता अपने प्रतिनिधि का वार्डों के माध्यम से निर्वाचन करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और उनमें से एक प्रधान बनता है, एक उप प्रधान बनता है। वहाँ का विधानसभा सदस्य जो होता है यानी विधायक जो होता है वो पंचायत समिति का सदस्य कहलाता है। दूसरी, वहाँ की ग्राम पंचायतों के सरपंच होते हैं वो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। समय समय पर उनकी बैठकें होती हैं और उस विकास खंड के सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए कार्य क्या क्या होते हैं। अपने क्षेत्र में पंचायतों के कार्यों की समीक्षा और पर्यवेक्षण करना, और किसानों के लिए उत्तम खाद बीज उपलब्ध करवाना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करवाना, सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं को आवश्यकता अनुसार क्रियान्वित करना पंचायत समिति के कार्यों में शामिल होते हैं। ये मुख्य कार्य होते हैं पंचायत समिति के कि किसानों के लिए उत्तम किस्म के खाद बीज उपलब्ध करवाना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं उनके द्वारा संचालित जो योजनाएं चलाती है सरकार, उन योजनाओं को आवश्यकता अनुसार क्रियान्वित करवाना, ये पंचायत समिति के मुख्य कार्य हैं। खंड विकास अधिकारी, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ जो होता है वो मुख्य कार्यकारी सरकारी अधिकारी होता है और राजनीतिक रूप से प्रधान होता है। पंचायत प्रसार अधिकारी, अन्य अधिकारी पंचायत समिति की उसके कार्यों में मदद करते हैं। मुख्य रूप से विकास अधिकारी होता है, खंड विकास अधिकारी बोलते हैं उसको। बीडीओ जो होता है वही होता है, ब्लॉक डायरेक्ट ऑफिसर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। वहाँ पर ग्राम सेवकता ग्राम पंचायत में, यहाँ पर बीडीओ। अब देखो जिला परिषद त्रिस्तरीय ये ऐसी होती है, एक ग्राम पंचायत होती है, एक पंचायत समिति होती है, एक जिला परिषद। 3 इस तरह हो गए समझ में। जिला परिषद में ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्रत्येक जिले में जिला परिषद बनाई गई है। पंचायत राज व्यवस्था की तीसरी सर्वोच्च इकाई, सबसे ऊंची इकाई यही होती है, सबसे नीची ग्राम पंचायत होती है। तो एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिला करके उस जिले की जिला परिषद का गठन होता है। यहाँ पर पंचायत समितियों को मिला करके जिला परिषद का गठन होता है। इसका कार्यालय होता है वो जिले स्तर पर मुख्यालय होता है, यानी जिले पर होता है जिला परिषद का। जैसे अपन बात करें कि झुंझुनू है तो झुंझुनू की जिला परिषद झुंझुनू में मिलेगी। यहाँ पर जिला परिषद जयपुर दे रखा अपनी राजधानी का, तो जयपुर जिला परिषद का मुख्यालय है वो जयपुर में होगा। और जो प्रधान जो बनता है वो पंचायत समिति में उसका मुख्यालय होता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत में होता है सरपंच का मुख्यालय। जिला परिषद
गठन के लिए पूरे जिले के वार्ड में विभाजित होता है। वही स्थिति लागू होती है जैसे ग्राम पंचायत में हुई थी, वार्डों में बढ़ता है, ग्राम वो पंच कहलाता है, फिर बाद में ब्लॉक सदस्य हो जाता है, पंचायत समिति में आता है, तो अब आगे जिला परिषद सदस्य कहलाने लग जाता है। ये भी वार्डों में विभाजित किया गया है। जिला परिषद के प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। जिला परिषद का सदस्य होता है, ये सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को जिला प्रमुख, जैसे प्रधान और उप प्रधान बनाया था उसी प्रकार एक सदस्य को जिला प्रमुख और एक सदस्य को उप जिला प्रमुख निर्वाचित करते हैं, और उनके साथ साथ उस जिले के निर्वाचन विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तथा उस जिले में निर्वाचित विधानसभा के सारे सदस्य, एक लोकसभा का होता है, एक राज्यसभा का अगर मनोनीत किया गया सदस्य हो तो वो भी होगा, और जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर मित्रों, छोटे छोटे। तो देखिए जिला परिषद के सदस्य अपने से पूछ सकता है, तो जिला परिषद के सदस्य देखिए निर्वाचित विधानसभा के यानी सारे विधायक होंगे उस जिले में, जितने विधायक जैसे 5 6 7, एक लोकसभा सदस्य होता ही होता है। अगर बाय द वे कोई राज्यसभा का भी सदस्य वहाँ से चुना गया तो वो भी जिला परिषद का सदस्य होगा। साथ ही साथ में जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान जो होते हैं वो भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का मुख्य जिला प्रमुख कहलाता है, और समय समय पर इसकी बैठकें होती हैं समस्याओं को सुनने के लिए। इस बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख होता है, ये राजनीतिक प्रमुख होता है। और कार्यकारी सरकारी जो अधिकारी होता है वो देखिए सीईओ जिसको बोलते हैं वो होता है, आगे अपन पढ़ेंगे। इसका मुख्य कार्य जिला परिषद ग्राम पंचायतों और राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है। पूछा जा सकता है कि जिला परिषद होती है ग्राम पंचायत और राज्यसभा के बीच में कड़ी का कार्य कौन करती है? तो जिला परिषद करती है। तथा विकास के कार्यों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देती है, राज्य सरकार को सुझाव देना कार्य जिला परिषद का ही होता है। यह पंचायत समितियों के कार्यों की सामान्य देखरेख करती है। पंचायत समिति के जो कार्य होते हैं उनकी देखरेख और संपूर्ण जिले की विकास की योजनाएं भी बनाती है तथा जिले में होने वाले विकास कार्यों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करती है। मुख्य इसका कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो मैंने आपको बताया था, सीईओ होता है। अन्य अधिकारी जिला परिषद की उसकी कार्यों में मदद करते हैं। सरकारी अधिकारी सीईओ होता है जिला परिषद का, और पंचायत समिति का होता है वो बीडीओ होता है, और ग्राम पंचायत होता है उसका ग्राम विकास अधिकारी जिसको अपन ग्राम सेवक बोलते हैं। आगे देखो बच्चों, अब हम आपको ये बात भली भांति समझ गए होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण मतदाता निम्नलिखित प्रतिनिधियों का अपने मत में चुनाव करते हैं। वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद सदस्य। इन सब का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये भी बात ध्यान में रखना, ठीक है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जनों की लोकतांत्रिक भागीदारी एवं अक्षेत्र के संसाधनों के समुचित वितरण के द्वारा भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभा रही है। ये तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का अपन ने अध्ययन किया है। अब नगरीय स्वशासन, नगर पालिका जो होती है ना, नगर परिषद होती है, उनका नगर निगम होता है। जो कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज के द्वारा किए जाते हैं, शहरों में इस कार्य को नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम करती है। आगे बात समझ में। गाँव में जो ग्राम पंचायत कार्य करती है, शहरों में वही नगर पालिका होती है, नगर परिषद भी होती है, नगर निगम भी होता है। शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का स्वरूप वहाँ की जनसंख्या के अनुसार निश्चित किया जाता है। जैसे 20,000 से अधिक, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर नगर पालिका कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है। यानी 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम जहाँ की जनसंख्या है वो नगर क्या कहलाएंगे? नगर पालिका। और 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम जहाँ की जनसंख्या है वो नगर परिषद कहलाएंगे। 1 लाख से अधिक होगी परंतु 5 लाख से कम होगी वो नगर परिषद। 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होगी वो क्या कहलाएंगे? नगर निगम। यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं मित्रों परीक्षा की दृष्टि से। अगला पूछ सकता है अपन से कि 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम जनसंख्या होगी, क्या होगा? नगर परिषद। 5 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वहाँ पर क्या होगा? नगर निगम। 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम होगी वहाँ पर क्या होगी? नगर पालिका। उदाहरण के लिए जनसंख्या के आधार पर नाथद्वारा में नगर पालिका, भरतपुर में नगर निगम तथा अजमेर में नगर निगम कार्यरत है। यानी नाथद्वारा की जनसंख्या वो 20,000 से अधिक है परंतु 1 लाख से कम है, इसलिए वहाँ पर नगर पालिका है। अब भरतपुर नगर निगम है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या जो 5 लाख से अधिक है। अजमेर भी नगर निगम है, वहाँ की जनसंख्या भी 5 लाख से। भरतपुर की नगर परिषद है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या है जो 1 लाख से अधिक है परंतु 5 लाख से कम है, इसलिए भरतपुर में नगर परिषद है। और अजमेर में जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, इसलिए वहाँ पर क्या है? नगर निगम है। आगे बात समझ में। ये उदाहरण के लिए बहुत अच्छे से समझाया है कि जहाँ पर जनसंख्या 20,000 से अधिक परंतु 1 लाख से कम होगी नगर पालिका होगी, 1 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख से कम होगी वहाँ पर नगर परिषद होगी, और 5 लाख से अधिक होगी वहाँ पर नगर निगम होगा। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के गठन के लिए उनके
क्षेत्रों को वार्ड में बांटा गया है। प्रत्येक वार्ड के मतदाताएं अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं प्रत्यक्ष मतदान से। वो क्या कहलाता है? पार्षद कहलाता है। पूछा जा सकता है शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड से मतदाता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर पार्षद, वहां पर गांव में पंच कहा जाता था। ये पार्षद जो हैं वे इन संस्थाओं के सदस्य होते हैं, यानी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के सदस्य होते हैं ये पार्षद। इनके साथ साथ उस क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा के सदस्य तथा कुछ मनोनीत लोग भी इनके सदस्य होते हैं। निर्वाचित पार्षद अपने में से किसी एक पार्षद को वहां का मुखिया और एक को उप मुखिया बनाया जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष होता है। नगर परिषद का मुखिया, नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष कहलाता है। नगर परिषद का मुखिया सभापति होता है और नगर निगम का मुखिया होता है, उसको मेयर या महापौर कहा जाता है। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से छोटे छोटे। पूछा जा सकता है कि नगर पालिका मुखिया को क्या कहते हैं? कि अध्यक्ष। नगर परिषद के मुखिया को सभापति, नगर निगम के मुखिया को महापौर या फिर मेयर कहा जाता है। बहुत अच्छे समझना इन चीजों को, ठीक है। आगे देखिए, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समय समय पर होने वाली बैठकों में पार्षद अपने शहर की विकास योजनाओं, समस्याओं आदि पर चर्चा करके निर्णय लेते हैं। ये अपने क्षेत्राधिकार में विषय में नगर निगम विषय पर नियम और उपनियम बनाते रहते हैं। इनका मुख्य कार्य यही होता है। आगे देखिए कार्य क्या क्या है। इन शहरी संस्थाओं के कार्य दो तरह के होते हैं। कुछ कार्य अनिवार्य होते हैं, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु पंजीयन यानी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, दमकल की व्यवस्था करना यानी कहीं पर आग वगैरह लग जाए तो वहाँ पर दमकल की व्यवस्था आदि कार्य करने पड़ते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करना इन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे सार्वजनिक बाग है, जैसे मतलब कोई बाग बगीचा बनवाना हो, गार्डन वगैरह हो, स्टेडियम, वाचनालय या फिर पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं को पकड़ना, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, रैन बसेरों की व्यवस्था आदि। ये मतलब ऐच्छिक हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये करवाएं, बल्कि ये करवा सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है। इन संस्थाओं को इनके कार्यों में मदद देने के लिए अधिशासी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, इंजीनियर तथा स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी और सफाई निरीक्षक आदि होते हैं। ये मुख्य सरकारी अधिकारी होते हैं। अधिशासी अधिकारी है, कार्यकारी अधिकारी है, इंजीनियर है, स्वास्थ्य अधिकारी है और राजस्व अधिकारी है। इन संस्थाओं को 3 स्रोतों से धन प्राप्त होता है। पहला है केंद्र या फिर राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है और ऋण के रूप में धन मिलता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार से। दूसरा, विभिन्न शुल्क और जुर्मानों के द्वारा धन भी इनको मिलता है। तीसरा है अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगा करके उन्हें धन की प्राप्ति होती है। 3 तरीके से नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम होता है, उनको धन की प्राप्ति होती है। ये संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं हमारी अपनी संस्थाएं हैं। अपनी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए हमें योग्य, कर्तव्यनिष्ठ और सेवाभावी प्रतिनिधि को ही निर्वाचित करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमें इन संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें और तब भी ये संस्थाएं सार्वजनिक हित में अच्छे से अच्छा कार्य कर सकेंगे। अब देखिए, मतदाता सूची में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेने वाले लोगों की सूची होती है, वो मतदाता सूची होती है। पूछा जा सकता है मतदाता सूची में कौन से लोगों के नाम होते हैं? तो 18 वर्ष से जिसकी उम्र अधिक हो गई है। विकास खंड अधिकारी विकास व प्रशासनिक सुविधा हेतु जिले को बांटकर खंडों में से एक होता है खंड विकास अधिकारी। निर्वाचित मतदाता के द्वारा चुना गया पदाधिकारी, जैसे सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, ठीक है, अध्यक्ष है, सभापति है, महापौर है। मनोनीत पदाधिकारियों के द्वारा नियुक्त किया गया। विकेंद्रीकरण प्रकारीय साधनों और निर्णयों लेने की शक्ति को निचले स्तर की प्रजातांत्रिक निर्वाचन शक्ति को हस्तांतरित करना विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब देखिए, पहला प्रश्न है अपना, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई है। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इनमें कौन सी इकाई है? अब देख लो कितना अच्छा प्रश्न बनाया। नगर निगम है, एक जिला परिषद है, एक नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है। तो स्थानीय ग्रामीण स्वशासन शब्द देते ही ध्यान रखना, यहाँ पर ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय ग्रामीण ढांचा है अपना। और शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है। तो इसका उत्तर होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व होता है। कौन करता है इसका प्रतिनिधित्व? ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का, वार्ड के जो मतदाता हैं उनका प्रतिनिधित्व
वार्ड पंच करता है, प्रधान करता है, सरपंच करता है, पंचायत समिति का सदस्य करता है। तो ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का जो प्रतिनिधित्व है वो वार्ड पंच करता है। ठीक है, बैठ के वार्ड पंच ही लेता है। स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई है। स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, उपयुक्त सभी है। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था कि 20 लाख से अधिक और 1 लाख से कम होगी नगर पालिका, 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम होगी वह नगर परिषद, 5 लाख से अधिक होगी वो नगर निगम। वार्ड सभा की अध्यक्षता आ गया ना, वार्ड पंच करता है। गाँव के विकास की योजना की बैठक बनाई जाती है तो वहाँ के सदस्यों के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें मुख्य सरपंच होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, विकास अधिकारी होते हैं, पटवारी ग्राम सेवक वगैरह होते हैं, वो सारी। अब देखो पंचायत राज की सर्वोच्च इकाई कौन सी है, बहुत अच्छा सब प्रश्न है। यहाँ पर जिला परिषद होगा। ठीक है, नगर निगम के वार्डों का प्रतिनिधित्व कहलाता है। नगर निगम के जो वार्ड होते हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो नगर निगम का मुख्य तो वैसे महापौर होता है, या उसको मेयर भी बोल सकते हैं, एक पार्षद भी चुना जाता है। तो वार्डों का निर्वाचित प्रतिनिधित्व है वो महापौर या मेयर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर सदस्यों का अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो वहाँ पर आ जाता पार्षद, वहाँ पर अपन वार्ड पंच बोल देते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत अच्छा प्रश्न आया है। देखो, स्तंभ ए और ब को सम्मिलित करना है। ग्राम पंचायत का मुखिया क्या होता है, इनको मिलाना है अपन को, सरपंच होता है। पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है, प्रधान होता है। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। नगर पालिका का मुखिया कौन होता है, अध्यक्ष होता है। नगर परिषद का मुखिया कौन होता है, सभापति होता है। नगर निगम का मुखिया कौन होता है, मेयर होता है। आपकी सारी समस्याएं एक ही प्रश्न में सोल्व हो गई हैं। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा आपको। पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। आगे तीनों स्तर समझ में। ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाने वाले कोई 4 कार्य जैसे स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना, सड़क की व्यवस्था करवाना, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सभी ऐसे 4 जो मुख्य कार्य हैं वो लिखने हैं। स्थानीय नगरीय निकायों के द्वारा किए जाने वाले कोई 4 कार्य, वही कार्य इसी में होते हैं। सड़कों पर लाइट लगवाना, स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह वो। जिला परिषद का गठन को समझाइए। जिला परिषद का गठन कैसे होता है, जिला परिषद का गठन होता है जैसे संपूर्ण जिले को वार्डों में बांट दिया जाता है। इसमें पंचायत समिति के सदस्य भी होते हैं और साथ ही साथ में वो वार्ड में निर्वाचित होकर के गए सदस्य होते हैं। सारे विधायक होते हैं जिला परिषद में, लोकसभा सदस्य होता है, राज्यसभा कोई सदस्य होता है वो होता है, ऐसे होता है। आगे बात समझ में। आशा करता हूँ कि पूरा पाठ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, प्रश्न वर्सन आपको बहुत अच्छे लगे तो अपने 2 मित्रों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।